दोस्तों आप लोग अभी टीवी के न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या कोई भी मीडिया के साधनों से ये चीज देख रहे होंगे कि सुनीता विलियम और उनके साथी बुच बिलमोर का जो धरती पर वापसी है आईएसएस से, वो लगभग 17 घंटे बाद होगा। अब दोस्तों एक चीज नोट करिएगा कि पिछले साल रूस के अंतरिक्ष यात्री भी आईएसएस में गए थे, लेकिन उनके अंतरिक्ष यात्री का जो वापसी है वो लगभग 3.5 घंटे के आसपास में हो गया था। और दोस्तों एक चीज और आप देखिएगा कि रसिया के जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको आईएसएस से धरती पर आने में 3.5 से 4 घंटे का ही समय लगता है, जबकि अमेरिका से जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको धरती पर वापस आने में लगभग 17 घंटे के आसपास लग ही जाता है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग जानेंगे कि क्यों अमेरिकी जो अंतरिक्ष यात्री है 17 घंटे में आईएसएस से आते हैं वही स्टेशन से, और वही स्टेशन से रसिया के यात्री 3.5 से 4 घंटों में क्यों आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको वीडियो को समझने के लिए कुछ अलग अलग शब्दावली को समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आईएसएस को समझ लीजिए। दोस्तों आईएसएस का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों ये अमेरिका, कनाडा, जापान और रसिया और उसके साथ में यूरोपियन संघ के द्वारा बनाया गया एक अंतरिक्ष में बहुत ही विशाल प्रयोगशाला है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और वो होल्ड करते हैं। और दोस्तों ये धरती से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और उसमें एक साथ 6 से 10 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। दोस्तों जब ये अंतरिक्ष यात्रा जब जाते हैं तो दोस्तों आप लोग को बता दूं वो जो आईएसएस है वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है और लगभग 28,000 किलोमीटर की स्पीड, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर वो राउंड लेता है। मतलब कि दोस्तों वो 90 मिनट में पूरे पृथ्वी को एक चक्कर लगा लेता है। अब दोस्तों यहां तक जैसे वो अंतरिक्ष यात्रा वो पृथ्वी में तो परिक्रमा कर रहा है, अब वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी जब यहां से यान जाता है जिसको हम लोग स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, जिसके माध्यम से वो आईएसएस में जाते हैं। अब दोस्तों अंतरिक्ष में उपस्थित आईएसएस की स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब दोस्तों धरती से कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट जाएगा तो उससे कनेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है उसको भी 28,000 किलोमीटर की स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों जाते समय तो चाहे अमेरिका का रहे चाहे रसिया का रहे, दोनों का स्पेस क्राफ्ट का सेम प्रोसीजर होता है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो अमेरिका का जो स्पेस क्राफ्ट है उसको ड्रैगन कहते हैं और रसिया के स्पेस क्राफ्ट को सोयूज कहते हैं। तो दोस्तों चाहे सोयूज हो चाहे ड्रैगन हो स्पेस क्राफ्ट, दोनों का जाने का प्रोसीजर तो सेम होता है। और जब वो जाते हैं तो सबसे पहले आईएसएस से कनेक्ट होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा स्पेस क्राफ्ट का आईएसएस के साथ कनेक्ट होने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, बार बार आएगा। तो दोस्तों दोनों में डॉकिंग होता है और उसके बाद स्पेस क्राफ्ट में जो भी उपस्थित हैं वो लोग और वो कुछ सामान वो फिर जो आईएसएस में जो प्रेजेंट है उसमें से स्पेस क्राफ्ट में आ जाता है और स्पेस क्राफ्ट से जो चाहे उधर जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रोसीजर को हैचिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हैचिंग हो गया, डॉकिंग हो गया। अब दोस्तों वहां से लेकर जब नीचे उतरते हैं दोस्तों तो यहां पर रसिया और अमेरिका का स्पेस क्राफ्ट का उतरने का प्रोसीजर में अंतर होता है। दोस्तों अगर हम लोग रसिया का अगर स्पेस क्राफ्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो रसिया का स्पेस क्राफ्ट जैसे ही आईएसएस से अनडॉक होता है तो पूरे रफ्तार से आता है और सीधे धरती के वायुमंडल में सीधे प्रवेश करता है। वो कोई पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद सीधे धरती पर लैंड करता है। इसलिए दोस्तों जो रसिया का जो सोयूज है, वो जो स्पेस क्राफ्ट जो कैप्सूल है जिसको सोयूज कैप्सूल कहते हैं, वो तुरंत 3.5 से 4 घंटे में आ जाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका का जो स्पेस क्राफ्ट कैप्सूल ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं आईएसएस से, उसमें क्या करता है दोस्तों कि वो धरती पर सीधे नहीं उतरता। उसका यह मानना है कि धरती पर उतरने से पहले धरती की कक्षा में परिक्रमा करेंगे और उससे तालमेल बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आईएसएस का स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और आईएसएस से जुड़ने के कारण ये जो ड्रैगन कैप्सूल है चाहे सोयूज कैप्सूल है, उन लोग को उनका स्पीड भी 28,000 किलोमीटर स्पेस क्राफ्ट का होता है जिससे अंतरिक्ष यात्री धरती पर आते हैं। अब एकाएक अगर वो धरती पर आए ना तो घर्षण के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा के कारण सबसे पहले अमेरिका का जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन, वो पहले धरती की परिक्रमा करता है और धरती की चाल के साथ ताल मिलाता है और उसके बाद सही समय देखकर धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। क्योंकि दोस्तों धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर होती है,
लेकिन धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ तुरंत इसकी स्पीड गिर के केवल 34 किलोमीटर रह जाती है। तो इससे घर्षण का खतरा भी बहुत तगड़ा वायुमंडल का रहता है। और दोस्तों आप लोग एक चीज और बता दूं कि जो अमेरिकी का जो स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल है वो हमेशा समुद्र में उतरता है। एक चीज को आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। और रसिया का जो स्पेसक्राफ्ट सोयूज है वो धरती पर उतरता है। अब दोस्तों जब एक रसिया का सोयूज सीधे आईएसएस से अलग होकर 420 किलोमीटर का ही तो दूरी है, आईएसएस से अलग होकर जब धरती पर आएगा तो इसलिए उसको बहुत कम समय लगता है। लेकिन अमेरिका का आईएसएस से अलग होकर धरती पर ना आकर धरती की परिक्रमा करता है। फिर ड्रैगन को, जो अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट है, उसको समुद्र में उतरना रहता, तो इसलिए सबसे पहले समुद्र के ऊपर का मौसम का जानकारी और हाल भी लेता है। इसलिए दोस्तों अमेरिकी जो स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन को उतरने में समय लगता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री धरती पर उतरता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जब कोई अंतरिक्ष यात्री धरती पर उतरता है तो वहां पहले से रिकवरी टीम मौजूद रहती है और दोस्तों तुरंत उनके जांच और शारीरिक परीक्षण के लिए ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर लेके जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा उच्च क्वालिटी की शारीरिक जांच केंद्र है। और उनके जांच के बाद जब वो स्वस्थ रहते हैं तब उनको अपने नॉर्मल काम के लिए छोड़ दिया जाता है। तब दोस्तों इस तरीके से अंतरिक्ष यात्रा में अमेरिकी जो ड्रैगन है उसको इसीलिए आईएसएस से धरती पर आने में 17 घंटा लगता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सुनीता विलियम और उसके साथी को आने में अक्सर मीडिया में, न्यूज चैनल में आप लोग को बता रहा था कि 17 घंटे लगभग लगेंगे। जबकि पिछले साल रसिया के जो अंतरिक्ष यात्री थे वो सीधे 3.5 से 4 घंटे में धरती पर आ गए। तो दोस्तों आपको ये बेहतरीन जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार थोड़ा सा कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।